चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 देख रहे थे, टाइप्स ऑफ कंपनीज। लास्ट लेक्चर में अपन ने ओपीसी वाले टॉपिक तक बात की थी। अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी है कंपनीज की, दैट इज कॉल्ड निधि कंपनीज। ठीक है, कंपनी लॉ में मैंने आपको बहुत शॉर्ट में इसका डिस्क्रिप्शन दिया था, अब डिटेल में बात होगी। तो निधि कंपनीज के रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इन्होंने यहाँ पे कवर कर लिए। इस चैप्टर का एक मेजर टॉपिक है, तो हो सकता है एग्जाम में कुछ ना कुछ इसमें से यूज हो जाए, बिकॉज बाकी टाइप्स ऑफ कंपनीज में मेजोरिटी चीजें अपने कंपनी लॉ में पढ़ लेते हैं, लेकिन ये टॉपिक कंपनी लॉ में कवर नहीं होता है। तो हो सकता है कि पेपर सेटर इस चैप्टर में से इस टॉपिक को ज़्यादा प्रेफर करे, पॉसिबल है। तो एक एक करके सारी कंडीशन समझ लेते हैं। कंपनी लॉ के बहुत सारे पॉइंट्स इस एक ही टॉपिक के अंदर रिलेट होने वाले हैं। डायरेक्टर्स की बात हो रही है, ऑडिटर्स की बात हो रही है, बोरोइंग्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमने अलग अलग चैप्टर्स पढ़े उनका रेफरेंस आपको इस टॉपिक में रेलिवेंट होगा और मिलेगा। स्टार्ट करें। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि निधि कंपनीज जो है इनको फ्रेम करने का रीजन या इंटेंशन क्या है। तो इंटेंशन बड़ा सिंपल है। ऐसे लोग जिनका इनकम ग्रुप जो है बहुत लो अमाउंट पे है, तो बहुत ज़्यादा अर्निंग्स नहीं है, ठीक है, उन लोगों को एक हैबिट डेवलप करना कि भाई आप भी सेविंग्स करो, क्योंकि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है वो आज की डेट में अपने सभी समझ रहे हैं। तो मोर और लेस हमें आइडिया है कि हाँ भी सेविंग्स होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, फंड्स का बैकअप हमेशा होना चाहिए। लेकिन बहुत बार हम सेविंग्स या तो कर नहीं पाते या तो उसका आइडिया नहीं होता, ये सब इशूज आ जाते हैं। तो निधि कंपनी का टारगेट ये रहता है कि लोअर इनकम ग्रुप जो है उनमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की हैबिट कल्टीवेट करना, उसके लिए कंपनी बना रहे हैं। दिस इज लाइक अ क्लोज्ड ग्रुप। ये ओपन एंडेड नहीं है कि कोई भी आके इसमें इन्वेस्ट कर ले या इसके थ्रू काम कर ले। आपको इसका मेंबर बनना पड़ेगा, और मेंबर आपको तभी बनाएंगे जब आप उस पर्टिकुलर इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हो। तो अगर आप हायर इनकम ग्रुप में हो ना, तो ये कंपनी आपको वेलकम कर ही नहीं रही है, क्योंकि आपके पास तो इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे सोर्सेज हैं। हमारे पास नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के काफ़ी ऑप्शन होते हैं, लेकिन जिनकी इनकम इतनी लो अमाउंट पे है कि मंथली सेविंग शायद कुछ हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में नहीं होगी, उससे भी ज़्यादा अमाउंट वो सेव नहीं कर पा रहे, तो इतना छोटा अमाउंट कहाँ जाके इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये निधि कंपनी की मेंबरशिप लेके इनमें एक अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो जो लोग इसके मेंबर है वो इसमें अकाउंट होल्ड कर सकते हैं और अपना पैसा उस अकाउंट में सेव कर सकते हैं। छोटा बहुत अमाउंट होगा, 500, 1000, 1500 भी होगा ना महीने का, वो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा खासा फंड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। दैट इज द मेन इंटेंशन। अब ये निधि कंपनी ऐसे प्राइवेट ग्रुप की बैंक की तरह काम करती है। जो लोग निधि कंपनी में मेंबर्स हैं, हम सब लोग एक ही कंपनी में मेंबर बन गए। हम में से कुछ लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कुछ लोगों को फंड्स की जरूरत भी होगी, शॉर्ट टर्म के लिए बोरोइंग्स करनी होगी। अब प्रॉब्लम क्या होता है, लोअर इनकम ग्रुप को बोरोइंग करने में भी प्रॉब्लम आती है और इन्वेस्ट करने के सोर्सेज भी अवेलेबल नहीं होते। इन्वेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा है। तो इतना छोटा सा अमाउंट कहाँ सेव करे, कोई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। और अगर बोरोइंग करना हो तो जो स्टैंडर्ड चैनल है बोरोइंग का, दैट इज बैंकिंग सिस्टम, वो इनको लोन देगा नहीं, बिकॉज इनकम ही नहीं है, रिटर्न कैसे करोगे, तो वो भी एक थ्रेट रहता है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये निधि कंपनी दोनों साइड हेल्प कर रही है। अगर आपको बोरोइंग्स की जरूरत है तो भी आप इनसे कर सकते हो, सेविंग्स करनी है तो भी आप इसमें करो। तो क्लोज्ड ग्रुप या लिमिटेड मेंबर्स की एक बैंक की तरह ये सिस्टम काम कर रहा है। दैट इज द आइडिया बिहाइंड निधि कंपनी। आया समझ में? कंपनीज एक्ट 2013 में जो रेफरेंस का अपना सेक्शन है, दैट इज 406, और उसके साथ साथ इसके रूल्स भी अवेलेबल है जिनमें सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। इंट्रोडक्शन में आपको यही सारी बातें मिलेंगी। रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स में सेक्शन नंबर 406, जैसे मैंने बोला, उसका रेफरेंस आ गया। आप ये दोनों पॉइंट्स की एक बार लैंग्वेज गो थ्रू कर लो, इंट्रोडक्शन समझ लो, फिर अपने स्पेसिफिक पॉइंट्स इसके स्टार्ट करते हैं। रीड कर लो एक बार, कुछ क्वेरी है तो फिर बताओ।
ठीक है, क्लियर हुआ इंट्रोडक्शन? किसी पॉइंट में कुछ डाउट? ऑब्जेक्टिव समझ आ गया, कंपनी क्यों फ्रेम कर रहे हैं? निधि जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसका मतलब ये स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, तो उस सेंस में नाम वैसे सिलेक्ट किया गया। रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स में मैंने आपको बता दिया, पुराने एक्ट में भी इसके कंप्लायंसेस थे। 1956 वाले में सेक्शन 620A म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी के नाम से इसको कोट किया गया था, और नए एक्ट में अपना सेक्शन नंबर है 406। आप पुराना वाला कोट नहीं करोगे एग्जाम में चलेगा, लेकिन नया वाला सेक्शन एटलीस्ट याद रखना 406। आगे देखते हैं अब इनकॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। मेन वर्ड्स अगेन आप हाईलाइट कर लोगे तो काम आ जाएगा। बोला है कि ये कंपनीज एक्ट 2013 में एक पब्लिक कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट हो सकती है। मिनिमम पेड अप कैपिटल का क्राइटेरिया यहाँ पे है, और 5 लाख रुपीस की मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए। प्रेफरेंस शेयर इशू करना अलाउड नहीं है, डिनाई कर दिया। और अगर 2013 के एक्ट से पहले पुराने एक्ट के टाइम पे कोई प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए थे तो वो आप भले होल्ड करो, एक पॉइंट पे तो रिडेम्पशन हो ही जाएगा, तो बात खत्म हो जाएगी, तो तब तक के लिए चलेगा, लेकिन अब नए वाले इशू मत करना। नेक्स्ट 4th पॉइंट में मेमोरेंडम में ऑब्जेक्टिव्स की बात कर दी। ये जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो वही रहना चाहिए जिसकी बात हम कर रहे थे, जो सेविंग्स की हैबिट कल्टीवेट करने की बात हो रही है, उसी ऑब्जेक्टिव से आप कंपनी बना रहे हो, ये इसमें दिखना चाहिए। जो नाम है कंपनी का उसमें निधि वर्ड मेंशन करना जरूरी है, निधि लिमिटेड वैसे करके दिखना चाहिए, तो ये भी एक कंप्लायंस है जो आपको फॉलो करना है। तो इनकॉर्पोरेशन से रिगार्डिंग ये सब बेसिक बातें हो गई, बाकी भी देख लेते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, नेट ओन फंड्स, ये सब के रिगार्डिंग क्या रूल्स रेगुलेशन है, पूरा इन्फॉर्मेशन है, याद रखना पड़ेगा ये सब। रूल्स का रेफरेंस दिया हुआ है। Every Nidhi shall within a period of 1 year of the commencement of these rules ensure that it has not less than 200 members, कम से कम 200 मेंबर होने चाहिए। नेट ओन फंड्स जो है, मतलब जो कैपिटल जिसे अपने बोलते हैं, वो एटलीस्ट 10 लाख रुपीस की हो। अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स, अनइनकम्बर्ड मतलब जिसपे कोई चार्जेस क्रिएटेड ना हो, फ्री फ्रॉम चार्जेस, जो अपने कंपनी लॉ में देख रहे थे। अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट ऑफ नॉट लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स एज स्पेसिफाइड इन रूल 14। जितने भी डिपॉजिट्स हैं इनके पास, उसमें से 10% डिपॉजिट्स एटलीस्ट ऐसे होने चाहिए जिसपे कोई चार्ज क्रिएटेड नहीं है, एक फ्री रिजर्व जैसा कि ये पैसा फ्री अवेलेबल है और सेट असाइड किया हुआ है, कहीं पे भी काम आ सकता है। जो नेट ओन फंड्स का रेशियो है डिपॉजिट्स के साथ, वो 1:20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपकी कंपनी की कैपिटल 1 लाख रुपए है और आपने लोगों से जो डिपॉजिट ले रखा है वो 20 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दैट इज़ 1:20। जैसे अपने कंपनीज में डेट इक्विटी रेशियो बोलते हैं, कुछ वैसा यहाँ पे हो गया नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट्स रेशियो, कि कितनी कैपिटल लगा रखी है और उसके सामने कितना डिपॉजिट लोगों से ले रखा है, उसका रेशियो रहेगा 1:20। उससे कम हो सकता है, 1:19, 18 हो सकता है, लेकिन 21 नहीं हो सकता, तो ये रिस्ट्रिक्शन है। अब नेट ओन फंड्स जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसका मीनिंग भी समझा दिया। एग्रीगेट, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। और रिड्यूस में क्या करना है, अक्यूमुलेटेड लॉसेस, इनटेंजिबल असेट्स, ये सब आपको लेस कर देना, जो भी बैलेंस शीट के हिसाब से वैल्यूज होंगे उसके बेस पे। Further, the amount representing the proceeds of the issue of preference shares shall not be included for calculating net own funds, क्योंकि वैसे भी अब नए वाले एक्ट में आप प्रेफरेंस शेयर तो इशू कर ही नहीं सकते, तो पुराने वाले कुछ होल्ड कर रखे हैं तो उसको आपको नेट ओन फंड्स में नहीं गिनना है, डिनाई किया हुआ है, तो एक्सक्लूजन है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द निधि इज नॉट कंप्लाइंग विद इन द गिवन क्लॉजेस एज मेंशनड, इट शैल विद इन 30 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप्लाई टू द रीजनल डायरेक्टर। आरडी को एप्लीकेशन करना है, फॉर्म नंबर है NDH2, और साथ में फीस पे करनी पड़ेगी। और हो सकता है कि इसमें आपको टाइम एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दे, तो ऊपर जितनी भी कंडीशंस बोली थी स्टार्टिंग में लिखा था कि 1 साल कंप्लीट होते होते आपको ये सारी कंडीशन फुलफिल कर लेनी है, नॉट फ्रॉम द डे 1। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप टाइम एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दो, साल खत्म होते ही 30 days में, और आरडी इसके रिगार्डिंग आपको नेक्स्ट 30 days के अंदर अंदर रिप्लाई कर देंगे। अगर ये टाइम एक्सटेंशन होता है तो ये 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, सेकेंड फाइनेंशियल ईयर जो बोल रहे हैं वहाँ तक जा सकता है। और अगर 2 साल खत्म हो चुके फिर भी आपने टाइम एक्सटेंशन का यूज करके भी ये 200 मेंबर्स पूरे नहीं किए, या नेट ओन फंड्स 10 लाख रुपए क्रिएट नहीं किए, तो फिर अब उसका आगे क्या इम्प्लीकेशन होगा, तो आपको डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना बंद करना पड़ेगा जब तक ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर लेते। फर्स्ट ईयर तो सबको मिलता है बाई डिफॉल्ट है, सेकेंड ईयर और टाइम दे दिया आपको, टाइम एक्सटेंशन दे दिया, उसके बाद भी कुछ भी यहाँ पे हो नहीं पा रहा है, तो अब बोला और डिपॉजिट लेना बंद कर दो, पहले मेंबर्स पूरे कर लो, नेट ओन फंड्स का जो क्राइटेरिया वो फुलफिल कर लो, उसके बाद आगे बात करेंगे। अब जब तक आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करोगे तब तक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करने देंगे, और फंड्स नहीं आएंगे, डिपॉजिट्स नहीं आएंगे, तो उनके लिए बिजनेस करना डिफिकल्ट होगा, तो अपने आप वो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन यही बचता है, तो ध्यान रखना है सेकेंड फाइनेंशियल ईयर के बाद क्या हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिटर्न ऑफ द स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। अब निधि कंपनी को जो कंप्लायंसेस करने हैं वो कब करने हैं, कौन सा फॉर्म भरना है, विद इन 90 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन, एंड वेर एप्लीकेबल
The second financial year, Nidhi shall file a return of statutory compliances in form NDH1 along with such fees as provided in the company's rules with the registrar duly certified by a company secretary in practice और चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट। इन शॉर्ट ये आपको एक कंप्लायंसेस के लिए स्टैट्यूटरी एक रिटर्न भरना पड़ेगा। फॉर्म नंबर है NDH1। तो पूरे साल का जो भी डेटा होगा वो आप इसमें सबमिट कर दो, जो भी पर्टिकुलर्स उन्होंने मांगे होंगे। तो ये सब नेसेसरी है। इसके बाद कुछ जनरल रिस्ट्रिक्शंस या प्रोहिबिशंस है, वो भी देख लेते हैं। A needy company shall not carry on the business of a chit fund, hire purchase finance, leasing finance, insurance, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज, ये सारे ट्रांजैक्शंस में एंटर नहीं हो सकते, डिनाई किया हुआ है स्पेसिफिक। प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब इशू करना अलाउड नहीं है। करंट अकाउंट ओपन करके नहीं दे सकते मेंबर्स को, सेविंग्स अकाउंट चलता है। अक्वायर अनदर कंपनी बाय परचेज ऑफ सिक्योरिटी, ये सब ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। दूसरी कंपनी का एक्विजिशन, उसमें इन्वेस्टमेंट, स्टेक परचेज कर लेना, वो सब अलाउ नहीं किया हुआ है। ठीक है। अक्वायर अनदर कंपनी बाय परचेज ऑफ सिक्योरिटीज और कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनी अदर कंपनी in any manner or enter into any arrangement for the change of its management unless it has passed a special resolution in its general meeting and also obtained the previous approval of regional director having jurisdiction over such company। तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन में कोई चेंजेस करने हो तो ये सब हो सकता है, बट उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और आरडी की परमिशन लेनी पड़ेगी उसके बाद। तो ये कंप्लायंसेस का ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट, कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ बोरोइंग और लेंडिंग इन इट्स ओन नेम, ये भी मना कर दिया। नीडीज विच हैव एडहर्ड टू ऑल द प्रोविजंस ऑफ दीज रूल्स मे प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटीज ऑन रेंट टू इट्स मेंबर्स सब्जेक्ट टू रेंटल इनकम फ्रॉम सच फैसिलिटी नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ इट्स ग्रॉस इनकम। तो आपको बोला कि ये सब रूल्स ऊपर जो भी है फॉलो किए तो अच्छी बात है। आप लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते थे, बैंक वाले प्रोवाइड करते हैं, तो उससे आप रेंट भी चार्ज कर सकते हो, लेकिन वो रेंटल इनकम आपकी ग्रॉस इनकम का एक परसेंटेज से ज़्यादा नहीं हो सकती है, दैट इज 20%। तो एक नॉमिनल इनकम आप उससे जनरेट कर रहे हो तो ठीक है, फिर पता चला लॉकर इनकम ही मेन इनकम है, वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए एक परसेंटेज फिक्स कर दिया। नेक्स्ट, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम और लेंड टू एनी पर्सन अदर देन मेंबर्स। मैंने पहले ही बोला ये क्लोज्ड ग्रुप है, आउटसाइडर्स के लिए नहीं है। तो जो निधि कंपनी का मेंबर है सिर्फ उसी के साथ ट्रांजेक्शन हो सकता है लेंडिंग बोरोइंग का, उसके अलावा किसी के साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता। इसके बाद प्लेज एनी ऑफ द असेट्स लॉस्ट बाय इट्स मेंबर्स एज ए सिक्योरिटी। मैंने आपको बोला कि निधि कंपनी पैसा उधार भी देती है और सामने आपसे डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है। अब अगर आपको पैसे उधार दे रही है तो कोई कोलेटरल सिक्योरिटी गारंटी के तौर पे कोई असेट रखवा सकती है। अब आपने अपनी पर्सनल असेट गिरवी रख के निधि कंपनी से बोरो किया, निधि कंपनी वो असेट आगे गिरवी रख के पैसा बोरो कर रही है, तो ये तो रिस्क फैक्टर हो गया। कल को वो डिफॉल्ट कर गए तो आपकी असेट भी चली जाएगी, तो किसी और की चीज़ अपने पास पड़ी है वो अपने आगे मॉर्गेज थोड़ी ना कर सकते। तो सेम कंडीशन यहाँ पे निधि कंपनीज पे भी एप्लीकेबल है। इसके बाद एंटर इनटू एनी पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन इट्स बोरोइंग और लेंडिंग एक्टिविटी, ये भी डिनाई किया। इशू और कॉज टू बी इशूड एनी एडवर्टाइजमेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिसिटिंग द डिपॉजिट्स, एडवर्टाइजमेंट करना अलाउड नहीं है, वैसा बोला है। इट मे बी नोटेड दैट प्राइवेट सर्कुलेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम among the member of the निधि carrying the words for private circulation only shall not be considered to be an advertisement। मतलब आप ओपन मार्केटिंग नहीं कर सकते, इसलिए अपने निधि कंपनीज के बारे में ज़्यादा सुनते नहीं। आपने ऐसा कोई ऐड नहीं देखा होगा कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट करो या ये कस्टमर एक्विजिशन पे स्पेंडिंग कर रहे हैं, वो सब होता नहीं है, बिकॉज ये एक प्राइवेट ग्रुप है। जिन लोगों को ज़रूरत है 1-to-1 मैसेज पहुंचे, माउथ पब्लिसिटी हो, दैट इज ओके, ऑर्गेनिक ग्रोथ हो के वो चलेगा, लेकिन सॉलिसिटिंग द क्लाइंट और वो बिजनेस में एंटर करना वो पर्सपेक्टिव नहीं है, क्योंकि आइडिया है लोअर इनकम ग्रुप को टारगेट करके उनकी सेविंग्स हैबिट डेवलप करना, ना कि अपने बिजनेस की ज़्यादा मार्केटिंग करना। इसलिए डिनाई किया। जो मेंबर्स हैं उनमें आप सर्कुलेशन कर रहे हो, ऐसा कोई नोटिस कि भाई आपके कोई नोन में तो आप कन्वे कर देना, वो चलेगा, लेकिन डायरेक्ट मार्केटिंग करना अलाउड नहीं। नेक्स्ट, पे एनी ब्रोकरेज और इंसेंटिव फॉर मोबिलाइजिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स और फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स और फॉर ग्रांटिंग लोन्स, वही हो गया। ब्रोकरेज या कमीशन बेस पे बोलना कि भाई क्लाइंट्स लेके आओ, मेंबर्स बनाओ, वो सब नहीं कर सकते। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, आइडिया नेटवर्क मार्केटिंग का है ना, 3 लोगों को ढूंढ के लाओ, फिर वो 3 लोग दूसरे को बकरा बनाएंगे, वो 3 को ढूंढ के लाएंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करते करते आपकी BMW आ जाएगी, है ना। 2-4 दिन में फाइटर जेट भी खरीद लोगे, एरोप्लेन भी ले लोगे, सब आ जाएगा। वो बोलने की बात होती है, ऐसा कुछ होता नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग पूरा स्कैम वाली स्कीम है। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा थोड़े दिन में समझ में आ जाता है, कुछ नहीं है। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग वाले को पूछ लो, एक तो उनका क्राइटेरिया वैसा होता है ना, यंग लोगों को टारगेट करते हैं, पूरे 18-21 या 23, इसके ऊपर वाले अलाउड नहीं है। मतलब क्यों? क्योंकि बाद में लोगों को अकल आ जाती है ना कि ये फेक है। उस एज में कभी कभी समझ नहीं भी आती, तो बेवकूफ़ बनाना ईजी होता है, तो पहले टारगेट ही वही रखते हैं कि जो लोग बेवकूफ़ बनेंगे
अब 23 या 25 की उम्र के ऊपर आ चुका है तो दुनिया देख चुका है, उसको पता है कि ऐसा नहीं होता है कि 3 लोगों को लेके आ जाओ, पैसे कमा लो, लाइफ टाइम तक इनकम आती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर यंग स्टूडेंट्स होते हैं या किसी को भी थोड़ा पैसा कमाने की वो इच्छा होती है उस एज में, तो जल्दी कन्विंस हो भी जाते हैं। इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि सब लोग बातों में आ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग बातों में आ जाते हैं और उन्हीं से इनका काम हो जाता है। अब इनको पूछ लो कभी कि यार काम क्या करना है, मैंने बहुत बार पूछा है, कितने लोग ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला लेके आते हैं, हर बार कोई ना कोई मिलता है, बोले सर ये ऐसी स्कीम है, मतलब काम क्या करना है, वो बता, बोले कुछ नहीं, 3 लोगों को ढूंढ के लेके आना है, मतलब फिर बोले वो 3 लोग और 3 लोगों को ढूंढ के लेके आएंगे, हाँ वो चलता रहेगा। हाँ वही स्कीम, मतलब अल्टीमेटली काम क्या करना है, पैसा कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है। मतलब दुनिया में काम होते हैं दो तरीके के होते हैं, या तो आप गुड्स बेच रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तीसरी कोई एक्टिविटी है नहीं। बेसिक बात तो यही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप कर क्या रहे हो, गुड्स बेच रहे हो या सर्विस दे रहे हो, बोले नहीं खाली नेटवर्क क्रिएट करना है। बोले तो पैसा कोई क्यों दे रहा है, तो वे पैसे घुमाने वाली बात हो गई, ये 3 से पैसे लिए, वो 3 से पैसे लिए, ना तुम्हारे पास जो पैसा आ रहा है तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया, तुम आगे वाले को बना रहे हो। अब जब ये आगे वाला बनना बंद हो गया तो तुम्हारे पैसे बंद हो गए, तो ये तो घुमाने वाली स्कीम हो गई ना, काम कुछ नहीं हो रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो ना तो समझ में आता है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो फिर भी समझ में आता है, लेकिन ये सिर्फ चेन बनाए जा रहे हैं, तो चेन बनाए करोगे क्या, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे, क्या करोगे, तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो ये थोड़ा बोगस है। और पूरे वर्ल्ड का सर्वे, मतलब 70 to 90% नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज फेक है, ओरिजिनल वाली बहुत कम है जो एक्चुअली में कोई प्रोडक्ट बेच रही है। वो फिर कैसा है कि आपको नेटवर्क बना के कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए आगे कर रहे हैं, सेल्स में लेके जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा अगर कुछ है ही नहीं तो फिर तो वो स्कीम वाली बात है कि भाई पैसा आ रहा है उसको घुमाते जाओ। और उसमें भी एक वो जो उनका लीडर होता है ना, वो अपनी BMW लेके आता है, बोले मैंने 2 साल में ये खरीद ली, महंगा सूट पहन के आएगा, उसको देख के आपको लगेगा कि यार ये खरीद सकता है तो मैं भी खरीद लूंगा। मैंने चल खरीद भी लेगा, फिर पेट्रोल कहाँ से भरवाएगा, उसके भी तो पैसे चाहिए होंगे। तो ये बोगस स्कीम। तो ऐसी कोई स्कीम कभी मिले ना तो उस पर आप बिलीव मत करना, वो गारंटी फेक होगी वैसे। तो यहाँ पे बोला कि इस तरीके के इंसेंटिव्स देके आप किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो ध्यान रखना पड़ेगा, मार्केटिंग नहीं करनी। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट। देखें इसके बारे में क्या क्राइटेरिया, एवरी निधि शैल इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट लेस देन 10 रुपीज ईच। मैंने आपको बोला कि जो मेंबर होगा वही इस कंपनी में ट्रांजेक्शन कर सकता है। मेंबरशिप लेना बहुत ईजी, 10-10 रुपए के शेयर होंगे, 100 रुपए कम से कम आपको इन्वेस्ट करना है, तो 100 रुपीज का एक मेंबरशिप फॉर्म भरना है, उसमें आपको 10 शेयर अलॉट कर देंगे और ₹10 ईच, और आप निधि कंपनी के मेंबर बन गए। अब क्योंकि आप मेंबर बन गए, आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, बोरोइंग कर सकते हो, वो पॉसिबल है। अब ऑब्वियस है निधि कंपनी में टारगेट कस्टमर बेस कौन है, लोअर इनकम ग्रुप, उनके लिए 100 रुपए भी बड़ी बात होगी। तो आप उनको ये नहीं बोल सकते कि 1000, 5000, 10,000 रुपए भर के मेंबर बनो, वो आएंगे ही नहीं। तो मेंबर बनाने के लिए भी जो एंट्री अमाउंट है वो इतना लो रखा है कि उनके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए। 100 रुपए किसी से मांगोगे फॉर्म भरने के और उसको ये समझाओगे कि भाई आप सेविंग कर सकते हो, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपकी हैबिट डेवलप होगी, तो एक बार वो कन्विंस होगा। आप उसको बोलोगे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे तो नहीं आएगा। अपने सेविंग अकाउंट में बैंक वाले बोलते हैं 5,000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखो, तो भी अपने सोचते हैं क्या इससे कोई बेटर ऑप्शन हो, कोई बैंक हो जो 1000 रुपए में अलाउ कर दे तो ठीक है। अभी प्राइवेट बैंक्स ने सबने बढ़ा दिया ना, जो सेविंग्स अकाउंट में भी आपको बैलेंस मेंटेन करना होता है, तो 5 to 10,000 हो गया है सब बैंक्स में, एक पॉइंट पे 1000 रुपए तक। तब कितनी बैंक्स होती थी, SBI और ये सब में बोले आप मिनिमम बैलेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं है। फिर गवर्नमेंट बैंक्स में 1000 रुपीज था, प्राइवेट वालों ने 5000 किया, तो लोग गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट ज्यादा ओपन करा रहे हैं। बट अब सारी प्राइवेट बैंक्स जो है वो 10,000 तक पहुंच चुकी है, तो कोई ऑप्शन नहीं, अकाउंट मेंटेन करना है आपको तो फिर उतना पैसा रखना ही पड़ेगा। तो वो अमाउंट जो है 5,000 10,000 रुपीज, वो इस कैटेगरी के लिए अफोर्डेबल ही नहीं, तो उनके लिए सिर्फ 100 रुपये रखा है कि इतने का फॉर्म भर के आप मेंबर बन जाओ, और शेयर की फेस वैल्यू मिनिमम 10 रुपये, आपको रखना है 100 रुपये भी रख सकते हो। अगर 100 रुपये फेस वैल्यू रखी तो एक शेयर अलॉट कर दो, 10-10 रुपये फेस वैल्यू रख के 10 शेयर अलॉट कर दो, बट उससे जो इन्वेस्टमेंट लेना है आपको वो 100 रुपीज से ज़्यादा नहीं लेना, ये क्राइटेरिया होता है इसमें। आगे देखें, नो सर्विस चार्ज शैल बी लेविड फॉर इशू ऑफ शेयर्स, कोई चार्जेस नहीं ले सकते एडिशनल। एवरी निधि शैल अलॉट टू ईच डिपॉजिट होल्डर एटलीस्ट अ मिनिमम ऑफ 10 इक्विटी शेयर्स और इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज। जैसा मैंने आपको बोला, अगर 10 रुपये की फेस वैल्यू है तो कम से कम 10 शेयर अलॉट करके 100 रुपये ले लो, और अगर आप फेस वैल्यू ज़्यादा रख रहे हो तो भी एटलीस्ट 100 रुपीज तो आप चार्ज करिए। और 50 रुपीज की फेस वैल्यू रखी तो 2 शेयर होंगे, 100 की फेस वैल्यू रखी तो 1 शेयर होगा, दैट डिपेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट मे बी नोटेड दैट अ सेविंग्स अकाउंट होल्डर एंड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होल्डर शैल होल्ड एटलीस्ट 1 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। ये स्पेसिफिक सर्विस हो गई कि आप सिर्फ सेविंग अकाउंट ओपन करवा रहे हो या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा रहे हो, तो एटलीस्ट आपके पास एक शेयर तो 100 रुपीज़ का होना, 10 रुपीज़ का होना चाहिए। और नॉर्मल बाकी और फैसिलिटीज आपको अवेल करनी है, लेंडिंग, बोरोइंग एंड एवरीथिंग, तो 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब ये कुछ आइडिया है रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, बैंक में भी कोई फैसिलिटी होती है, कुछ आइडिया इसके बारे में? एवरी मंथ आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, SIP जैसा हो गया, लेकिन FD जो अपने करवाते हैं ना, ये FD का दूसरा फॉर्म है। FD वन टाइम होती है कि एक बार में आपने 10,000 20,000 भर दिए,
उसके बदले रिकरिंग डिपॉजिट में आप हर महीने 1,000 2,000 भर रहे हो, तो आपकी फिक्स डिपॉजिट के रेट पे इन्वेस्टमेंट होती जाती है और अमाउंट आपको एक साथ नहीं पे करना। तो वो एक बेनिफिट है कि जिसको फिक्स डिपॉजिट में पैसे भरने हैं लेकिन एक साथ बड़ा अमाउंट नहीं भर पा रहा है, तो या तो ऑप्शन क्या है, फिर आप अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करो कि चलो 2,000 सेव करते जाते हैं, 20,000 हो जाएंगे ना तब इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन वो 2,000 या तो खर्च हो जाएंगे, कभी सेव होंगे नहीं, और जब तक आप उसको कलेक्ट करोगे तब तक कोई उस पर हैवी इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। ये रिकरिंग डिपॉजिट में ऐसा है कि आप हर महीने 2,000 आरडी वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, उसकी एफडी बनती जाएगी और आपको इंटरेस्ट रेट फिक्स डिपॉजिट का मिलता जाएगा, वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मेंबरशिप ऑफ अ निधि कंपनी। इसमें इन्होंने क्लियर बोल दिया किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या किसी ट्रस्ट को एज अ मेंबर इंक्लूड नहीं करेंगे, ये सिर्फ नेचुरल पर्सन और इंडिविजुअल पर्सन को ही यहाँ पे इन्वॉल्व किया जा रहा है। रीजन आपको समझ में आएगी कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, 200 मेंबर एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा। माइनर को एडमिट करने के लिए मना किया, फिर बोला इट मे बी नोटेड दैट द डिपॉजिट्स मे बी एक्सेप्टेड इन द नेम ऑफ अ माइनर इफ दे आर मेड बाय द नेचुरल और लीगल गार्डियन हु इज अ मेंबर ऑफ निधि कंपनी, जैसा बाकी कंपनीज में होता है। बेनिफिट्स के लिए मेंबर बना सकते हैं, लायबिलिटी इंपोज नहीं कर सकते, ये कंडीशन रहेगी। नेक्स्ट, ब्रांचेस की बात करें, देखें कहाँ तक एक्सपेंशन कर सकते हैं। अ निधि कंपनी में ओपन ब्रांचेस ओनली इफ इट हैज अर्न्ड नेट प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स कंटिन्यूसली ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, ये क्राइटेरिया हो गया, प्रॉफिटेबल है तो ही ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। और बोला एक डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम 3 ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो बहुत एक्सपेंशन नेसेसरी भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आपका जो टारगेट कस्टमर है वो वैसे भी इतना वेल्दी नहीं है कि आप उससे बहुत प्रॉफिट कमा पाओगे। ऑब्वियसली अपने खर्चे कंट्रोल में रखने के लिए ब्रांचेस को लिमिटेड रखना है। इफ अ निधि proposes to open more than 3 branches within the district or any branch outside the district, it shall obtain prior permission of RD and intimation is to be given to ROC about opening of every branch within 30 days। तो ये कंप्लायंस हो गया। 3 से ज़्यादा ब्रांचेस एक डिस्ट्रिक्ट में ओपन करनी है या मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में ब्रांचेस ओपन करनी है तो आरडी से बिना पूछे नहीं कर सकते, तो ये परमिशन वाली बात हो गई। इसमें भी आरओसी नहीं, सीधा रीजनल डायरेक्टर बोला, उनसे परमिशन लेनी है, परमिशन देंगे तो आरओसी को इन्फॉर्म करना है एंड देन आप ये एक्सपेंशन कर सकते हो। और नई ब्रांच ओपन करने के बाद रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं ओपन कर दिए ब्रांच, वो भी विद इन नेक्स्ट 30 डेज, टाइम लिमिट स्पेसिफिक है। अब ये सब आप डेटा याद रखना, 30 डेज है, आरडी है, 3 ब्रांचेज इन अ डिस्ट्रिक्ट है, अगर ये सब नहीं याद रखोगे तो कंटेंट में लिखने के लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं रहेगा और मार्क्स भी फिर वैसे मिलेंगे, तो याद तो रखना ही पड़ेगा। निधि शैल नॉट ओपन ब्रांचेज और कलेक्शन सेंटर्स और ऑफिसेज और डिपॉजिट सेंटर by whatever name called outside the state where its registered office is situated। तो ये स्टेट लेवल पे काम करती है कंपनीज, ये यहाँ से क्लियर हो रहा है। इट शैल नॉट ओपन ब्रांचेस और कलेक्शन सेंटर by whatever name called unless financial statements और annual returns are filed with the registrar। ये compliances भी फॉलो करने, अदरवाइज कोई ब्रांचेस विद इन द स्टेट भी ओपन नहीं करने देंगे। नेक्स्ट पॉइंट में, निधि शैल नॉट क्लोज एनी ऑफ इट्स ब्रांचेस। अगर आपको कोई ब्रांच को क्लोज करना है तो उसके पहले का ये कंप्लायंस है, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करनी पड़ेगी एटलीस्ट 30 डेज प्रायर, और पब्लिक को बताना पड़ेगा कि वे ब्रांच हम क्लोज करने वाले हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो उसके बारे में बात कर सकता है। ठीक है, ये जो एडवर्टाइजमेंट की कॉपी है या आपकी कंपनी का जो ऑफिस है उसके नोटिस बोर्ड पे लगा के रख दो, ये भी नेसेसरी है। आरओसी को बता दो कि भाई ऐसा हम करने जा रहे हैं, उसके बाद ही हो सकता है। तो 30 डेज का क्राइटेरिया हर पॉइंट में आ रहा है, वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ब्रांचेस के बारे में बात हो गई, ओपन करना ब्रांच, उसको एक्सपांड करना, क्लोज करना, वो सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट में डिपॉजिट एक्सेप्टेंस की बात हो रही है। अब ये टॉपिक आपको अपने कंपनी लॉ में जो चैप्टर 4 था पब्लिक डिपॉजिट्स वाला, उससे रिलेटेड कंडीशन मिलेगी, तो आप उसको लिंक कर सकते हो वहाँ से। ये निधि कंपनीज के लिए स्पेसिफिक है। बोला अगर ये फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मिनिमम 6 मंथ्स के लिए तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम क्राइटेरिया कितना, 60 मंथ्स। अपन ने जब पब्लिक डिपॉजिट के बारे में पढ़ा था वहाँ पे क्या ड्यूरेशन थी, कुछ याद है? मिनिमम मैक्सिमम कितना, कितने मंथ्स के लिए मिनिमम डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, मैक्सिमम कितना, कुछ याद है? मिनिमम 6 और मैक्सिमम 3, मतलब मंथ्स में ना 36 मंथ्स, 3 इयर्स बोला, 36 मंथ्स। तो वहाँ हमने देखा था 6 to 36 मंथ्स का क्राइटेरिया था। फिर मैंने आपको भी बोला था कि 6 मंथ्स तक अगर नहीं होल्ड करना है तो एक 3 मंथ्स वाली कंडीशन भी थी वहाँ पे, बट उसमें बोरोइंग्स कितनी कर सकते हैं, वो 10% ऑफ पेड अप कैप एंड फ्री रिजर्व्स की लिमिटेशन थी। तो ये वैसे उससे रिलेटेड पॉइंट हो गया। तो यहाँ बोला है 6 मंथ्स to 60 मंथ्स, मतलब 5 साल हो गए, वहाँ 6 to 36 था। अब रिलेट कर पाओगे ना तो अपने आप टाइम लिमिट्स भी याद हो जाएंगे, इतना प्रॉब्लम नहीं। रिकरिंग डिपॉजिट्स अगर एक्सेप्ट किए जा रहे हैं तो मिनिमम 12 महीने के लिए एंड मैक्सिमम अगेन 60 मंथ्स के लिए। और नॉर्मली जो डिपॉजिट एक्सेप्ट होते हैं एफडी या वन टाइम, उसमें 6 to 60 मंथ्स था। रिकरिंग में तो क्या हर महीने पे करने वाले हो, अब 6 महीने में तो छोटा सा अमाउंट इकट्ठा हुआ होगा, फिर वापस कर दोगे तो कुछ बड़ा फंड तो रिसीव हुआ नहीं। तो वहाँ आरडी में मिनिमम 12 मंथ्स होता है। इवन आपके बैंक अकाउंट में भी अगर रिकरिंग डिपॉजिट स्टार्ट करवाते हो
उसमें बैंक वाले कंडीशन रखते हैं कि भाई आरडी अकाउंट शुरू होगा तो मिनिमम 12 मंथ्स तो आपको होल्ड करना ही है, तो उतने ईएमआई तो आपको भरने ही पड़ेंगे उसके अंदर, उसके बाद पैसा वापस मिलेगा अगर आप क्लोज करवाना चाहते हो, उससे पहले नहीं। तो एक मिनिमम लॉक इन आरडी में होता है, बैंक्स में भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट रिलेटिंग टू मॉर्गेज लोन्स, maximum period of recurring deposit shall correspond to the repayment period of such loans granted by the निधि। अब ये क्या हो रहा है, एक तरफ आपने रिकरिंग डिपॉजिट भरा हुआ है, एक तरफ कुछ बोरोइंग्स किए हुए हैं, तो बोरोइंग्स किए हुए हैं तो फिर पैसा रिटर्न भी तो करना पड़ेगा। अब क्या होगा ना, आपने आरडी अकाउंट को एज अ कोलैटरल रखा है, बैंक वाले फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे एफडी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बता देता हूँ। बैंक में आपके पास एफडी है 5 लाख रुपए की, अगर आपको पैसों की जरूरत है शॉर्ट टर्म के लिए, तो एक ऑप्शन क्या है, आप एफडी को तोड़ दो, पैसा यूज कर लो, बाद में वापस एफडी करवा लेना, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप एफडी अगर नहीं तोड़ना चाहते हो तो उस एफडी को कोलैटरल रख के उसके बेस पे आप पैसे बैंक से बोरो कर सकते हो। बैंक को आप बोलोगे मेरे 5 लाख रुपए आपके पास पड़े हैं ना, मुझे एफडी तोड़नी नहीं है, आप मुझे इसके बेस पे उधार दे दो, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, वो भी 6 महीने 1 साल के लिए, मैं आपको उसका इंटरेस्ट भी देने को रेडी हूँ और 1 साल में पैसा भी रिटर्न कर दूंगा, तो मेरी एफडी नहीं टूटेगी। वो एक बार क्लोज करवा दी, फिर वापस उसको इकट्ठा करना, फिर वापस से एफडी करवाना शायद पॉसिबल ना हो, तो आप इसके बदले मुझे बोरोइंग्स अलाउ कर दो, तो वो कर देंगे। अब आपने एफडी को गिरवी रख के पैसे उठा लिए, फिर आपने ना 2 महीने बाद एफडी क्लोज करवा दी, चलेगा ऐसा? बैंक बोलेगा भाई ये तो कोलैटरल में पड़ी है, ये एफडी क्लोज कैसे हो सकती है? आपका लोन जब तक सेटल नहीं होगा तब तक ये एफडी आप क्लोज नहीं कर सकते। सेम चीज आरडी वाले केस में भी तो होगी। अगर आपने कोलैटरल या बोरोइंग्स के तौर पे पैसे उठाए और सामने आरडी अकाउंट को कोलैटरल रखा हुआ है, तो जब तक आप वो पैसा रिटर्न नहीं कर देते हो तब तक आपका आरडी अकाउंट कंटिन्यू रहेगा, उसमें आपको हर महीने पैसे भी भरते रहने पड़ेंगे और आप उसको क्लोज भी नहीं करा सकते। तो सिमिलर कंडीशन होगी जो यहाँ पे बोली। नेक्स्ट, सेविंग अकाउंट जो ओपन होगा ना ये निधि कंपनी में, उसमें उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम बैलेंस आप रख सकते हो 1 लाख रुपए। मैक्सिमम बैलेंस बोल रहा हूँ, मिनिमम नहीं। 1 लाख से ऊपर अगर बैलेंस है तो भले रखो, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये कंडीशन क्लियर कर दी। ये सोचे यार ये तो अजीब बात हो रही, ज़्यादा पैसे रख रहे हैं तो ब्याज नहीं दे रहे। टारगेट ऑडियंस अपनी है, टारगेट कस्टमर बेस्ड लोअर इनकम ग्रुप, तो यहाँ पे हम ये पूरी कोशिश करते हैं एज ए निधि कंपनी के हायर इनकम ग्रुप वाले इसमें नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो आएंगे तो फिर हर जगह उनको ही फायदा मिल रहा है। इनकम जिनकी अच्छी है उनके पास तो 100 सोर्सेज होंगे इन्वेस्ट करने के, जिनके पास इनकम नहीं है उनके लिए कंपनी बनाई। फिर इसमें भी ज़्यादा पैसे वाले लोग आके 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए रख रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं बनेगा फिर उस कंपनी को बनाने का। तो क्राइटेरिया ही वैसा रख दिया कि 1 लाख से ऊपर सेविंग अकाउंट में जिसका बैलेंस है, मतलब वो एकदम लोअर इनकम ग्रुप में तो नहीं है, उसको यहाँ पे अलाउ नहीं करना है। तो अलाउ ना करने के लिए इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि 1 लाख से ऊपर के बैलेंस पे इंटरेस्ट ही नहीं देंगे। जब इंटरेस्ट नहीं देंगे तो इन्वेस्टर को खुद ही इंटरेस्ट नहीं आएगा, बोले यार यहाँ क्या पैसे रखूँ मैं, तो इंटरेस्ट ही नहीं दे रहे, इससे अच्छा घर में रख लेता हूँ, कहीं और इन्वेस्ट कर लेता हूँ। तो जो हायर इनकम ग्रुप है ना वो अपने आप निधि कंपनी की तरफ देखेगा ही, बोले मैं दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेता हूँ, उसमें लगाने का मतलब नहीं। तो ये क्राइटेरिया रखा है। तो 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट आप ध्यान रखना। और ये जो 1 लाख रुपए तक पे इंटरेस्ट मिलता है उसके रेट की बात भी की है उन्होंने, ठीक है। रेट में इन्होंने बोला इट शैल नॉट एक्सीड 2% अबव द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन द सेविंग्स बैंक अकाउंट बाय नेशनलाइज्ड बैंक्स। नेशनलाइज्ड बैंक्स जो भी हैं आरबीआई की तरफ से, एसबीआई और ये सब जो बैंक्स है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी बैंक्स जो भी इंटरेस्ट पे कर रही है सेविंग्स अकाउंट पे, उससे +2%, उतना इंटरेस्ट ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, उससे ऊपर पे नहीं कर सकते। अब नॉर्मली अभी बैंक में कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है, कुछ आइडिया? सेविंग्स अकाउंट अराउंड, नहीं एफडी पे नहीं, सेविंग अकाउंट 4% के आसपास होगा, 3.5-4%, क्योंकि अभी रेपो रेट बढ़ गया है तो मे बी सेविंग्स पे रेट बढ़ा दिया होगा, बट 3 to 4% की रेंज में चलता है। ये वो है जो आपका सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, एफडी नहीं। एफडी में तो अभी इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा हो गया, 7% से ऊपर चला गया, बिकॉज वो रेपो रेट पे है। एक तरफ लोन का रेट भी बढ़ गया है, होम लोन महंगे हो गए, बिजनेस लोन महंगे हो गए, रेपो रेट ही महंगा हो गया बेस, तो फिर एफडी का रेट भी बढ़ेगा। तो मोर और लेस वो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है और कुछ नहीं है। इन फ्यूचर अगर बैंक लोन सस्ते हो गए तो वापस से एफडी का रेट नीचे आ जाएगा, तो रेपो रेट पे डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे वो उसी सेंस में बोल रहे हैं कि जो भी सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट नॉर्मल बैंक्स में चल रहा है उससे 2% ज़्यादा इंटरेस्ट ये लोग चाहें तो दे सकते हैं, बट उससे ज़्यादा रेट पे इंटरेस्ट पे करना इनको अलाउड नहीं है, ये कंडीशन रहेगी। इसके बाद निधि में ऑफर इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स एट द रेट नॉट एक्सीडिंग द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब बाई आरबीआई विच द एनबीएफसी कैन पे। तो एनबीएफसी पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है कि वो कितना पे कर सकते हैं, इनके ऊपर भी सेम रूल एप्लीकेबल रहेगा, और वो रेट तो वेरी होता रहता है, दैट इज इम्प्लाइड। आगे देखें, एफडी और आरडी अकाउंट शैल बी फोरक्लोज्ड बाय द डिपॉजिटर। ये भी हो सकता है आपका एफडी अकाउंट आपको टाइम से पहले क्लोज करवाना है, जितने टाइम के लिए आपने कमिट किया था करवा सकते हो। कंडीशंस क्या है? सबसे पहले निधि शैल नॉट रीपे एनी डिपॉजिट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस। सेम पॉइंट हो गया अपना पब्लिक डिपॉजिट वाला, मिनिमम लॉक इन 3 months तो एट एनी पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट, वेयर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर अ निधि रीपेज
Any deposit after a period of 3 months, the depositor shall not be entitled to any interest up to 6 months from the date of deposit. एक पेनल्टी हो गई, 3 महीने तो मिनिमम लॉक इन बोला था, उसके बाद अगर आप पैसे उठा लेते हो विद इन फर्स्ट 6 मंथ्स तो 6 महीने का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन फर्स्ट 6 मंथ्स का कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो ये तो पूरा नुकसान हो गया ना। ये ऐसा जानबूझ के रख रहे हैं, फिर आप बोलो यार ये तो गलत बात हो गई। ये इसलिए रख रहे हैं ताकि लोग, बहुत मजबूरी आए ना तो ही अपना पैसा वहां से तोड़ के निकाल ले, अदरवाइज वो उसको इन्वेस्टेड रहने दे। तो कोशिश वो की जाती है कि इन्वेस्टमेंट्स को आप होल्ड करो, शॉर्ट टर्म में वापस उसको फोरक्लोज करा लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए ऐसा रखते हैं कि अगर और कोई ऑप्शन है तो फिर लोग उसकी तरफ पहले जाए और ये सेविंग्स को ब्रेक ना करें। दैट इज द आइडिया। उस हिसाब से ये कंडीशन रखी हुई है। इसके बाद भी देखो थर्ड पॉइंट में भी इसी से रिलेटेड कंडीशन है। यहाँ पे अगर बोला कि डिपॉजिटर ने रिक्वेस्ट किया और निधि कंपनी ने पैसे वापस कर दिए तो इंटरेस्ट रेट भी रिड्यूस हो जाएगा, वो भी एक पेनल प्रोविजन रहेगा। डिपॉजिट्स वाले चैप्टर में हमने पॉइंट देखा था, मैंने आपको तो बैंक एफडी का भी एग्जांपल दिया था, तो उसमें बोला था कि 1% रेट रिड्यूस हो जाता है। जितना भी रेट रहेगा ना 1% रिड्यूस हो जाता है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे जो 1% के बदले रिडक्शन कितना हो जाएगा 2%। तो अगर आपको उन्होंने 9% इंटरेस्ट कमिट किया था ना तो 7 ही मिलेगा, ये कंडीशन। और इसमें भी वो 6 मंथ्स वाला क्राइटेरिया भी आ जाता है। पहले 6 महीने का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसके बाद के ड्यूरेशन का इंटरेस्ट मिलेगा, और वो भी कितने रेट पे, -2%। जितना रेट है उससे 2% कम हो जाएगा। तो आपको फील होगा कि यार ये एफडी क्लोज करवा के मैंने नुकसान कर दिया, गलती कर दी, नहीं करना चाहिए था। तो अगर आप फालतू खर्चा करने के लिए एफडी तोड़ रहे हो ना, तो आपको ये रियलाइज होगा कि इसमें नुकसान जा रहा है। इससे बेटर है वो पैसे मत छेड़ो, उसको रहने दो जैसे हैं, उसको जल्दी क्लोज मत कराओ। दैट इज द आइडिया। इसके लिए ऐसे प्रोविजन थोड़े से स्ट्रिक्ट बना दिए, पढ़ के लगता है ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, उस सेंस में रखे हुए। तो तीनों पॉइंट्स की कंडीशन क्लियर हो गई। 3 महीने से पहले तो फोर क्लोज करवा नहीं सकते, 3 महीने के बाद करवाओगे तो पहले 6 महीने का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 6 महीने से ज़्यादा ड्यूरेशन रखने के बाद क्लोज कराओगे तो भी फर्स्ट 6 मंथ्स का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसके बाद का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन वो भी 2% रिड्यूस्ड रेट पे एज अ पेनल्टी। तो ये तीनों पॉइंट्स का ओवरऑल इफेक्ट है यहाँ पे, ऐसे ध्यान रखना। बोलो कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? डिपॉजिट्स वाला पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब आगे देख रहे हैं नेक्स्ट जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट बाय निधि। ये भी स्टार्टिंग में अपन देख रहे थे ना, 10% मेंटेन करना पड़ेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे रिपीट हो रही है। जितने भी डिपॉजिट्स आपके पास आउटस्टैंडिंग है उसका 10% हिस्सा आपको फ्री रखना है। अनएनकम्बर्ड मतलब उस पर कोई चार्जेस नहीं होने चाहिए। एक जैसे बैंक वाले वो कैश रिजर्व रेशियो और वो सब मेंटेन करते हैं ना, ये कुछ वैसा रिजर्व मेंटेन करने की बात हो रही है। वो रेट ध्यान रखना है, परसेंटेज ध्यान रखना है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लोन्स बाय अ निधि कंपनी। ये रूल नंबर 15 कैपिटल ए है। अभी इधर डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की बात हो रही थी, अब निधि कंपनी वाले अदर साइड ऑफ द बिजनेस भी तो कर रहे हैं ना, अपने मेंबर्स को लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लोन्स कितने प्रोवाइड कर सकते हैं उस पर कुछ मैक्सिमम कैप है, वो समझना पड़ेगा। देखते हैं आपकी कंपनी के पास टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं, टोटल सब लोगों से कितना पैसा ले रखा है आपने, उस पर डिपेंड करेगा पर मेंबर आप कितना लोन दे सकते हो। ठीक है, ये कंडीशन है। तो अगर आपके पास टोटल डिपॉजिट्स लेस देन 2 करोड़ रुपीज है, उससे ज़्यादा नहीं, तो फिर आप एक मेंबर को उधार के तौर पे 2 लाख रुपए मैक्सिमम दे सकते हो पर मेंबर, उससे ज़्यादा लोन नहीं दे सकते। ये रिस्ट्रिक्शन रहेगा। अभी अगर आपकी बोरोइंग्स या सपोज डिपॉजिट्स बढ़ गए 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा बट 20 करोड़ रुपीज से कम, इस रेंज में टोटल डिपॉजिट्स है आपके पास, तो पर मेंबर आप 7,50,000 रुपीज का लोन दे सकते हो। ये मैक्सिमम कैप। वैसे ही सी पॉइंट में देख लो, 20 करोड़ टू 50 करोड़ तो 12 लाख रुपए, 50 करोड़ से ऊपर है तो 15 लाख रुपए, ये कंडीशन है। अब ये रूल के अंदर अगेन एक लूपहोल है, ड्राफ्टिंग एरर है। अब देखो लेस देन 2 करोड़ बोला, फिर बोला मोर देन 2 करोड़ बट लेस देन 20 करोड़, फिर बोला मोर देन 20 करोड़ लेस देन 50 करोड़। वो एग्जैक्ट लिमिट गायब है। एग्जैक्ट 2 करोड़ हो तो कहाँ पे जाएगा, ए में जाएगा बी में? लिखा है कुछ, स्पेसिफाई नहीं किया। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है वहाँ पे। 20 करोड़ वाले पॉइंट पे भी ये इशू है, एक तरफ बोला लेस देन, एक तरफ बोला मोर देन, एग्जैक्ट 20 करोड़ कहीं पे भी कवर नहीं किया। अब अपने इसको चेंज नहीं कर सकते, ये उनकी तरफ से ड्राफ्टिंग ऐसा है। आप ऑनलाइन भी चेक करोगे उसके एक्ट में तो रूल में यही एज इट इज लिखा है, मिस्टेक यहाँ पे नहीं है, वो रूल में ही मिस्टेक है, ड्राफ्टिंग एरर है। ये लोग दोनों जगह वो लिमिट को इंक्लूड करना भूल गए। कहीं लिखना चाहिए था अप टू 20 करोड़ या नॉट एक्सीडिंग 20 करोड़, और दूसरी तरफ लिखना था मोर देन 20। तो 20 करोड़ एक तरफ तो आता या 2 करोड़ एक तरफ तो कवर होता, ये दोनों पॉइंट में स्किप कर दिया। अब वो अपना इशू है नहीं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम में लिखते टाइम ऐसा मत करना मन से एक तरफ 2 करोड़ ऐड कर दिया, वो फिर तो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो गया, मार्क्स चले जाएंगे। तो जैसा है आपको वैसे का वैसे ही लिखना पड़ेगा, वो ध्यान रखना। तो ये मॉनिटरी लिमिट्स आ गई अगेन। फिर बोला वेयर अ निधि कंपनी हैज नॉट मेड प्रॉफिट्स कंटिन्यूअसली इन द 3 preceding financial years, it shall not make any fresh loans exceeding 50% of the maximum amount of loans specified above.
तो ऊपर जितनी लिमिट बोली थी ना, जैसे 2 लाख बोली थी, 2 लाख के बदले 1 लाख हो जाएगी, 750 के बदले 375 हो जाएगी, 12 के बदले 6, तो ऊपर की सारी लिमिट्स हाफ हो जाएगी। अगर पिछले 3 साल में आपने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया है, तो प्रॉफिट हो नहीं रहा है, उधार दिए जा रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में तो कंपनी बंद हो जाएगी। इसलिए बोला कि ये रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगा है, तो प्रॉफिट मेंटेन करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इम्प्लाइड था, एक मेंबर ने ऑलरेडी हमसे लोन लेके डिफॉल्ट किया हुआ है, तो और लोन दोगे उसको? नहीं, वो तो होना नहीं चाहिए। The amount of deposit shall be calculated on the basis of last audited annual financial statement. ये रेफरेंस पॉइंट दे दिया कि डिपॉजिट से जो है 2 करोड़ 20 करोड़ ये अमाउंट कहाँ से लाएंगे, जो लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट होगी उसके नंबर्स आपको यूज करने हैं। इसके बाद निधि shall give loans to its members only against the following securities. ये गिरवी क्या क्या रख सकते हैं सामने वो देखना है, ये अच्छा पॉइंट है, एक बार आप ध्यान से समझ लो। इसमें बोला है कि गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी ये सारी चीज़ें हम मॉर्गेज या कोलैटरल में रख सकते हैं, और जो रीपेमेंट पीरियड होगा ना वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, अप टू 1 ईयर अगर बोरो कर रहे हैं तो ये चलेगा। अब फिर बी पॉइंट में बोला इमूवेबल प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं सिक्योरिटी में, एंड द टोटल लोन्स अगेंस्ट द इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द ओवरऑल लोन आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अप्रूवल। द इंडिविजुअल लोन शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड, एंड द पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ सच लोन शैल नॉट एक्सीड 7 ईयर्स। तो सारी कंडीशंस बता दी कि आपकी निधि कंपनी जितना भी लोन्स प्रोवाइड कर रही है अपने मेंबर्स को, उसका 50% जो अमाउंट है वो इस टाइप के लोन्स होने चाहिए जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के सामने दिए गए, और इसका जो ड्यूरेशन है मैक्सिमम रीपेमेंट का वो कितना होगा, 7 साल। तो अगर 1 साल तक का लोन चाहिए तो गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी आप मॉर्गेज करके लोन ले लो, 7 साल तक का लोन चाहिए तो इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी। और ऐसे लोन्स जो कंपनी दे रही है उनको ध्यान रखना है कि सारे लोन्स ये इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले मत दे देना, थोड़े शॉर्ट टर्म दे दो, थोड़े मीडियम टर्म, थोड़े लॉन्ग टर्म, अलग अलग टाइप के लोन्स दोगे तो आपका रिस्क फैक्टर जो है वो कंट्रोल में रहेगा। तो यहाँ पे बोला 50% ऐसे लोन्स होने चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें ये बोला कि जितनी रुपए की इमूवेबल प्रॉपर्टी मैं गिरवी रख रहा हूँ उसका आधा ही पैसा मुझे लोन पे मिल सकता है। तो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू अगर 10 लाख रुपए है तो मैं मैक्सिमम 5 लाख रुपए ही ऐसी कंपनी से बोरो कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो कंपनी को 50% से ज्यादा पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू कहीं इधर उधर हो गई तो आपके लिए रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। तो ये रेट रखा है। तो 50% वाले इसमें 2 पॉइंट्स हैं, हमारी टोटल लोन बुक का 50% से ज़्यादा ऐसे लोन से नहीं होना चाहिए, और हम जिसको लोन दे रहे हैं वो जो प्रॉपर्टी गिरवी रखा है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू का 50%, उससे ज़्यादा उसको लोन नहीं देना है, और लोन का ड्यूरेशन कितना, 7 साल। ठीक है, तो 3 कंडीशन आ रही है इसके अंदर, 2 ये 50% वाली और एक 7 ईयर्स वाली ड्यूरेशन। नेक्स्ट एफडी रिसीट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये सब भी रखी जा सकती है गिरवी, इसके बेस पे भी लोन ले सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स भी एक टाइप की गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं, उस टाइप का पॉइंट है यहाँ पे। इट मे बी नोटेड दैट सच सिक्योरिटीज ड्यूली डिस्चार्ज शैल बी प्लेस्ड विद द निधि, एंड द मैच्योरिटी डेट ऑफ सच सिक्योरिटी शैल नॉट फॉल बियॉन्ड द लोन पीरियड of 1 year, whichever is earlier. And in case of the loan against FD, the period of loan shall not exceed the unexpired period of the fixed deposit. कॉमन सेंस वाली बात हो गई, रिकवरी करना उनके लिए पॉसिबल होना चाहिए। आपने जो सिक्योरिटीज गिरवी रखी जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आपका लोन का ड्यूरेशन है 2 साल और ये सिक्योरिटीज मैच्योर होंगी 10 साल के बाद, समझ आ रहा है। अब 2 साल में आपने डिफॉल्ट कर दिया तो ये बैंक वाले या निधि कंपनी वाले ये सिक्योरिटी से पैसा रिकवरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10 साल की सिक्योरिटी है और 2 साल का बोरोइंग है, तो 8 साल उनको और वेट करना पड़ेगा पैसा रिकवर करने के लिए। तो वो टाइमिंग में इतना मिसमैच या गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा एफडी वाला पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया, एफडी की मैच्योरिटी तभी हो पाएगी जब लोन रीपे हो चुका होगा। लोन 2 साल के लिए लिया और एफडी 6 महीने के लिए करवाई थी, वो कैसे पॉसिबल है? 6 महीने में एफडी के पैसे ले जाओगे, फिर सिक्योरिटी कहाँ से लाओगे? तो वो नहीं होना चाहिए। तो टाइमिंग आपको यहाँ पे मैच करनी पड़ेगी कि असेट कौन सी है और बोरोइंग कितने टाइम के लिए की। तो ये तो इम्प्लाइड सी बात है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, निधि कंपनी वाले कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर सकते हैं अगर आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं? बोला 7.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अबाउट द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन डिपॉजिट्स। तो 7.5% फ्लैट रेट नहीं है कि इतने पे आपको लोन मिल जाएगा। ये बोल रहे हैं कि एक निधि कंपनी अपने डिपॉजिट जो एक्सेप्ट करती है एफडी, उस पर जितना इंटरेस्ट रेट देती है ना प्लस 7.5% उतना इंटरेस्ट मांग सकती है। बैंकिंग सिस्टम ऐसे ही काम करता है, अगर आप लोन लेने जाते हो तो बैंक वाले आपसे इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे, 11%, 9% वैसा होगा, और एफडी करवाने जाओगे तो कितना इंटरेस्ट देंगे आपको, तो भाई 7%, वैसे ही होता है। तो 7% आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं और 9% आपसे चार्ज कर रहे हैं, तभी तो कुछ कमा रहे हैं, तो मार्जिन तो होना चाहिए। यहाँ पे मार्जिन की बात हो रही है, तो डिपॉजिट्स पे जितना इंटरेस्ट वो ऑफर करते हैं उसके ऊपर एडिशनली कितना मार्जिन वो रख सकते हैं, 7.5% मैक्सिमम।
तो ये तो काफ़ी अच्छा रेट है। मतलब अगर सपोज ऐसा है कि भाई निधि कंपनी आपको 10% डिपॉजिट पे इंटरेस्ट ऑफर करती है कि 10% ब्याज ले जाओ, और वही निधि कंपनी से अगर आप बोरो करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 17.5% आपसे वो इंटरेस्ट मांग सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मांग सकते। तो डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट रेट है और बोरोइंग पे जो इंटरेस्ट रेट है उसके बीच का गैप 7.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो इसका मीनिंग ऐसा है, आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में नंबर्स लिखने हैं तो वहाँ पे लिख लो कि भाई डिपॉजिट पे सपोज इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं 10%, तो लोन्स या बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं मैक्सिमम 17.5, तो जो मार्जिन है दैट इज 7.5, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको बैंकिंग लैंग्वेज में स्प्रेड बोला जाता है या फिर मार्जिन बोला जाता है। बोलो, कंडीशन क्लियर हुई? तो परसेंटेज से आपको आइडिया आ गया होगा कैसे ये सिस्टम काम कर रहा है। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो ब्लॉक है दैट इज रिलेटेड टू डायरेक्टर्स। अब निधि कंपनी में कितने डायरेक्टर होंगे, कौन होंगे, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताए। अब ये चीज़ कंपनी लॉ में भी आएगी, जब डायरेक्टर वाले चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें भी कवर हो जाएगा। देखें, डायरेक्टर शैल बी अ मेंबर ऑफ द निधि, ये फर्स्ट कंप्लायंस है। डायरेक्टर वही बनेगा जो निधि कंपनी का मेंबर है, वो 100 रुपये वाला फॉर्म इससे भरवाना पड़ेगा, बेसिक बात वो है। डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म अप टू 10 consecutive ईयर्स, ये ड्यूरेशन हो गई। Shall be eligible for reappointment only after expiration of 2 years of ceasing to be a director, इसको कूलिंग ऑफ पीरियड बोला जाता है। 10 साल के लिए आप कंटिन्यूस डायरेक्टर थे, फिर से रीअपॉइंट होना है तो इमीडिएट नहीं हो सकते, 2 साल का गैप लेना पड़ेगा उस कंपनी से, फिर आप तीसरे साल में वापस आ सकते हो, फिर चलेगा, फिर वापस भले 10 साल के लिए अपॉइंट हो जाओ, कोई डिनाई नहीं कर रहा है। तो ब्रेक लेना बीच में जरूरी, तब तक कोई और कंपनी में काम कर लो। Where the tenure of any director in any case had already been extended by central government, it shall terminate on expiry of such extended tenure, ये जनरल बात हो गई। कहीं कोई टाइम एक्सटेंशन मिला होगा तो उसको भी वैसे देखना पड़ेगा। The person to be appointed as a director shall comply with the requirements of DIN number, ये होना चाहिए। Person shall not be eligible for appointment if unsound mind, undischarged insolvent, adjudicated insolvent but application is pending, कन्विक्टेड बाय कोर्ट, ये ऑब्वियस सारे रीजंस है कि क्यों आपको डायरेक्टर नहीं बनने देंगे। तो अनसाउंड माइंड वाली सिचुएशन है, इंसॉल्वेंट है, कोर्ट ने जेल की सजा सुनाई हुई है, वैसा कोई मैटर चल रहा है, या फिर डिसक्वालीफाई किया गया है बाय द ट्रिब्यूनल कि भाई इसको डायरेक्टर की तरह अपॉइंट नहीं करना है, तो ये सारे मैटर्स में आपके खिलाफ एक्शन होगा और आपको डायरेक्टरशिप की पोस्ट पे या तो अपॉइंट नहीं करेंगे और अपॉइंटेड हो तो हटा देंगे, ये पॉइंट्स रहेंगे। तो ये डिसक्वालिफिकेशंस वाला एक पूरा आंसर हो गया। ए से लेके एच तक जो पॉइंट्स हैं वो पूछ सकते हैं। अब इतना बड़ा निधि कंपनी का टॉपिक है तो पूरा एक क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, उसमें से कोई पर्टिकुलर टॉपिक को टारगेट करके क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट, नो पर्सन हु इज और हैज बीन अ डायरेक्टर ऑफ अ निधि और एनी अदर कंपनी, ये अगेन इसमें भी नॉन कंप्लायंसेस की बात हो रही है। एक तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स आरओसी में सबमिट नहीं किए पिछले 3 साल से, तो ये भी डिस्क्वालिफिकेशन का एक रीजन बन गया। दूसरा बोला, अगर आपने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रखे थे और उसका रीपेमेंट नहीं किया है, उसमें डिफॉल्ट्स कर रखे हैं, तो वहां पे भी डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगा। तो ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टर्स वाला ब्लॉक जो है वो इसका कंप्लीट हुआ। फिर डिविडेंड्स की बात हो रही है। डिविडेंड वाला चैप्टर अपन ने कंपनी लॉ में अभी पढ़ लिया, तो उससे आपको रिलेट हो जाएगा। अ निधि कंपनी शैल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एक्सीडिंग 25% और सच हायर अमाउंट एज मे बी स्पेसिफिकली अप्रूव बाय द आरडी फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड फर्दर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस, नेमली, देखें, एन इक्वल अमाउंट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये कंडीशन फुलफिल करनी है। देयर हैज बीन नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट, इट हैज कंप्लाइड विद ऑल द रूल्स, तभी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, और वो भी फेस वैल्यू का 25%, उससे ज्यादा रेट पे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में ऑडिटर अपॉइंट करने की बात हो रही है। कंपनी लॉ में अपना चैप्टर नंबर 8 है, वहाँ पे ये टॉपिक पे बात होने ही वाली है। तो ऑडिटर कौन होगा? जो अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को चेक करेगा और अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करेगा। उसका टर्म ऑफ ऑफिस ध्यान रखना है, बोला 5 साल का एक टर्म हो सकता है, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है तो 5 साल का सिंगल टर्म, और अगर ऑडिट फर्म है तो फिर 5-5 साल के 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो मैक्सिमम 10 साल हो गए। ये कंडीशन में वहाँ पे भी आपको ऑडिटर वाले चैप्टर में रिपीट करा दूंगा, ठीक है। फिर सब्सिक्वेंट रीअपॉइंटमेंट करना है तो वापस वही 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड, 2 साल का ब्रेक लेना पड़ेगा, जैसे डायरेक्टर में था ना, सेम पॉइंट। तो ये तो ऑडिटर वाले चैप्टर में और डिटेल में बात होने वाली है। फिर ऑडिटर का सर्टिफिकेट, वो एक रिपोर्ट देगा जिसमें अपना ओपिनियन बताएगा कि उसको रिकॉर्ड्स में क्या चीज़ें सही मिली और क्या गलत मिली, तो वो सारा अपडेट आपको देगा और उसके बेस पे आगे बात होगी। एक
रिटर्न फाइल करना होता है, जैसे कंपनीज में एनुअल रिटर्न होता है या हाफ ईयरली रिटर्न है, छोटा सा कंप्लायंस है। NDH3 करके एक फॉर्म है, हाफ ईयरली फाइल करना होगा, और जैसे ही हाफ ईयर खत्म होगा उसके 30 डेज में, और इसको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा फ्रॉम अ प्रोफेशनल, चाहे वो CA, CS या CA में तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। रजिस्ट्रार के पास कंप्लायंसेस फॉलो करवाने का पावर है, ये इम्प्लाइड था, ये तो हम कंपनीज में भी देखते हैं कि ROC जो एक्शन लेगी आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्रॉब्लम है तो आप अपील कर लो NCLT, NCLAT में, लेकिन उनके पास पावर तो रहता है जो आपसे रूल्स फॉलो करवा सकते हैं। तो जनरल टॉपिक हो गया ये, ठीक है। तो इसके साथ ये पूरा निधि कंपनीज वाला जो आपका कंसेप्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट। कुछ नहीं समझ आया, कुछ क्वेरी है यहाँ तक तो बताओ। क्लियर? बस बाकी भी प्रोड्यूसर और फॉरेन कंपनी बचा है, वो अपने कल देख लेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।